अगर तो आप कैम्ब्रिज ओ लेवल्स के स्टूडेंट हो और आप अपेयर हो रहे हो एज अ रेगुलर स्टूडेंट या फिर आप अपेयर हो रहे हो एज अ प्राइवेट स्टूडेंट एंड यू आर थिंकिंग अबाउट दैट हाउ एम आई सपोज टू बिकम अ गुड राइटर इन ऑर्डर टू स्कोर ए स्टार इन कैम्ब्रिज ओ लेवल एग्जाम्स, चाहे आप CAIE के लिए अपेयर हो रहे हो या फिर आप IGCSE के लिए अपेयर हो रहे हो, वो तमाम कौन से कॉम्पोनेंट्स हैं राइटिंग स्किल्स के जो कि मुझे फॉलो करने हैं एज अ स्टूडेंट इन ऑर्डर टू गेट ए स्टार। देखो यार, अगर आप मार्किंग स्कीम को क्रिटिकली स्टडी करो ना कभी और इसको खोलो प्रॉपर्ली, इसको स्क्रूटनाइज करो, तो आप देखोगे कि कैम्ब्रिज ने बड़ा क्लियरली बोला हुआ है कि एवरी स्टूडेंट इज सपोज टू फॉलो द 5 Ws एंड द 5 Rs। अब ये 5 Ws क्या होते हैं और ये 5 R क्या हैं? आज के टॉपिक पे ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू अबाउट द 5 Ws, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे मुझसे भी ये सवाल करते हैं कि सर मुझे किस किस्म का राइटर बनना चाहिए या मुझे किस किस्म की राइटिंग करते वक्त कौन से कंपोनेंट्स को अपने दिमाग में रखना चाहिए जो कि कैम्ब्रिज मुझसे डिमांड करता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत सारे स्कूलों में ये चीज़ें बताई ही नहीं जाती, टीचर्स इसके बारे में डिस्कस ही नहीं करते, मार्किंग स्कीम नहीं खोलते, तो बाकी 5 Ws तो अब दूर की बात है। तो हमने इन 5 Ws को क्यों आपके लिए, स्पेशली आपके लिए ज़रूरी है कि आप इन 5 Ws को अच्छी तरह से समझो। सो लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। देखो यार, सबसे पहले आपके पास आता है W1। अब कैम्ब्रिज देखता है कि क्या इस बच्चे ने W1 को फॉलो किया या नहीं किया। तो ये W1 है क्या? W1 कहता है कि भाई फोकसेस ऑन द रेलेवेंस एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द कंटेंट टू द टास्क और द क्वेश्चन। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि कैम्ब्रिज देखेगा कि क्या आपने सवाल को सही पढ़ा, क्या आपने सवाल के साथ जो रिक्वायरमेंट्स थी, जो डायरेक्शंस थी, क्या आपने उसको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करने के बाद उसी के मुताबिक क्या आपने कंटेंट को लिखा या उससे हट के लिखा। इफ़ यू हैव फॉलोड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन में लिखा होता है टेक्स्ट ए और टेक्स्ट बी को इन्फर करो, इन्फ्रेंस करने के बाद उसको डेवलप करो, डेवलप करने के बाद उसकी एवेल्यूएशन दो। अगर आपने ये कर दिया है तो इसका मतलब है आप क्या फॉलो कर रहे हो? आप W1 को फॉलो कर रहे हो, क्योंकि आप रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हो द क्वेश्चन की जो कि कैम्ब्रिज ने आपको दी है और उसी के अकॉर्डिंगली आपने अपना कंटेंट को लिखा है। नाउ दैट इज नोन एज W1। अब होता क्या है, जब मैं अपने बच्चों को उनके पेपर को चेक कर रहा होता हूँ या उनसे जब बात कर रहा होता हूँ तो मैं कहता हूँ यार देखो बेटा तुमने W1 फॉलो नहीं किया। दूसरे को कहता हूँ यार तुमने W2 फॉलो नहीं किया, यार आपने ना W5 फॉलो नहीं किया। तो बच्चा समझ जाता है कि W1 फॉलो नहीं किया, इसका मतलब क्या है, मैंने क्या नहीं किया, मैंने क्वेश्चन को सही समझ के उसको प्रॉपरली सॉल्व ही नहीं किया, डायरेक्टेड राइटिंग के खास तौर पर। तो ये होता है W1। उसके बाद कैम्ब्रिज कहता है कि भाई W2 कहते हैं स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन को। कहता है evaluates the structure of the writing. This includes paragraphing, logical flow of information and the overall organization of the piece. आसान अल्फाज में कहता हूँ यार, आसान अल्फाज में W2 कहते हैं कोहेरेंस को एंड कोहेजन को, यानी सीक्वेंसिंग ऑफ द इवेंट्स, प्रॉपर फ्लो ऑफ द पैराग्राफ्स एंड कनेक्टिंग वन इंफॉर्मेशन टू अनदर इंफॉर्मेशन इज नोन एज कोहेजन, यानी कि कनेक्टिविटी। कैम्ब्रिज देखता है कि क्या इस बच्चे ने अपना सीक्वेंस प्रॉपरली रखा है, कहीं सीक्वेंस टूट तो नहीं रहा जिसे हम कोहेरेंस कहते हैं, क्या इसने फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन में जो नंबर ऑफ पैराग्राफ्स थे वो सही दिए या नहीं दिए, क्या इसने बातों को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट किया। जैसे हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज़ करते हैं तो उसमें हमें कोहेजन की बड़ी ज़रूरत होती है, बिकॉज वी एड व्हाट कंजंक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग या सबऑर्डिनेटिंग हम डाल रहे होते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो W2 का मतलब होता है प्रॉपर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ प्रॉपर सीक्वेंस अलॉन्ग विद द कोहेजन मीन्स कनेक्टिविटी। और ये बाकी सब्जेक्ट्स में भी फॉलो होता है, खाली इंग्लिश में नहीं होता। उसके बाद आता है आपका W3 बड़ा इंपॉर्टेंट है और आधे से ज़्यादा पाकिस्तान मारी W3 पे खा रहा है। W3 हम कहते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड ग्रामर को। सेंटेंस स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, योर टेंसेस, योर ग्रामर, आपके पास्ट प्रेजेंट कंफ्यूजन तो नहीं हो रही, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन सही है, आपके हेल्पिंग वर्ब्स सही यूज़ हो रहे हैं, आपके फॉर्म ऑफ वर्ब्स प्रॉपर हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पास्ट में लिखना चाह रहे थे बट यू रोट इट इन प्रेजेंट। बहुत सारे बच्चे होते हैं ख़ासतौर पे जब व्हेन दे आर राइटिंग अ नैरेटिव, बात पास्ट में करनी होती है, लिख रहे होते हैं आधा प्रेजेंट में आधा पास्ट में। सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, ग्रामर आती नहीं, टेंसेस का प्रॉब्लम है। तो W3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैम्ब्रिज कहता है कि व्हेन दे आर गोइंग टू चेक योर पेपर दे आर गोइंग टू ऑब्जर्व के डिड यू फॉलो द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द W3, इट मीन्स डिड यू फॉलो द प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ द ग्रामर और नॉट। इफ़ यू डिड नॉट तो उसका मतलब है आप अभी से अपने ऊपर काम करो बेटा, क्योंकि W3 तुम्हारे ग्रामर पे तुम्हें पकड़ेगा कौन, कैम्ब्रिज। नेक्स्ट टाइम लेट्स अज्यूम मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपको कहता हूँ यार अपना ना W2 आपका
ठीक था, ठीक है, लेकिन W3 में आपने बहुत प्रॉब्लम्स कर दिए। तो आप समझ जाओगे उसी टाइम कि W3 मतलब सर हसन क्या कह रहे हैं, सर हसन कह रहे हैं कि मेरा ग्रामर में मसला है। लेट्स अज्यूम मैं कहता हूँ यार तुमने W1 को फॉलो सही नहीं किया, तो तुम समझ जाओगे इसका मतलब क्या है, सर हसन कह रहे हैं कि मैंने क्या नहीं किया, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को प्रॉपरली समझा नहीं और उसको अटेम्प्ट उसके मुताबिक नहीं किया। तो दैट इज़ वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट यार, ये 5 Ws कितने इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है आपका W4, जिसे हम कहते हैं वोकैबुलरी एंड स्टाइल। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये, वो पार्ट होता है जो जिसे हम कहते हैं क्रिएटिविटी ऑफ योर कंटेंट विद द यूज ऑफ एडवांस्ड वोकैबुलरी वर्ड्स और द वेराइटी ऑफ वोकैबुलरी वर्ड्स। यहाँ पे क्वालिटी वोकैबुलरी वर्ड्स आप यूज़ करोगे, फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ करते हो, सिमिलीज, मेटाफोर्स, पर्सोनिफिकेशंस। इसके अलावा इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस, जैसे कि डायरेक्टेड राइटिंग के पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 में जब हम ख़ासतौर पे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करते हैं तो सेंसरी डिटेल्स देनी होती है, क्रिएटिविटी प्रोड्यूस करनी होती है। इवन नैरेटिव राइटिंग में हमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी यूज़ करनी पड़ी होती है। तो वो जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट होता है ना आपका, क्वालिटी वोकैबुलरी वर्ड्स, ऑसम वोकैबुलरी वर्ड्स, ऑसम एक्सप्रेशंस, ठीक है ना। आपने टेंशन क्रिएट करनी है अपनी स्टोरी के अंदर, उस टेंशन को क्रिएट करने के लिए यू नीड सम गुड वोकैबुलरीज एज वेल एज गुड एक्सप्रेशंस। वो कहलाता है W4। बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। W4 को अचीव करना मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते। वो अभी तक W3 से बाहर नहीं निकले होते, तो W4 बहुत आगे की चीज़ होती है। खैर, W4 के बाद आता है W5। W5 मीन्स पंक्चुएशंस एंड स्पेलिंग्स। बड़ा इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं, आई हैव सीन अ गुड नंबर ऑफ राइटर्स जो लिखते भी अच्छा हैं लेकिन उनको पंक्चुएशंस फॉलो नहीं करना आता। और कैम्ब्रिज आपकी ये प्रॉब्लम देख रहा है W5 में। क्या आपने अपने पंक्चुएशंस यूज़ किए, फुल स्टॉप्स, कॉमास, कॉलन्स, सेमी कॉलन्स, जहाँ जहाँ आपको जो जो पंक्चुएशन की ज़रूरत है। अगर आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है रेटोरिकल क्वेश्चन के अंदर, पेपर 1 हो रहा है, स्पीच दे रहे हो, रेटोरिकल क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाए, तो इसका मतलब है आप क्या कर रहे हो, W5 फॉलो नहीं कर रहे। और टीचर के लिए भी बड़ा मसला बन जाता है। मैं जब कई दफ़ा पेपर्स चेक कर रहा होता हूँ, क्योंकि बच्चा कॉन्सेप्ट ही नहीं उनके दिमागों में फुल स्टॉप लगाने का, तो टीचर कन्फ्यूज़, यार बात कब ख़त्म हुई, कब नई बात शुरू हुई, एक अज़ाब है। अच्छा चलो, कुछ बच्चे क्या करें, फुल स्टॉप तो लगा रहे हैं लेकिन आगे कैपिटलाइजेशन नहीं कर रहे, एक और टेंशन भी। तो W5 इज़ रिलेटेड टू पंक्चुएशंस नंबर 1 एंड इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू योर स्पेलिंग एरर्स। कैम्ब्रिज देखता है कि इस बच्चे ने कितनी स्पेलिंग एरर्स की हैं, इसकी स्पेलिंग्स ठीक हैं, इसके अगर स्पेलिंग्स में कोई गलतियां हो रही हैं तो इसका मतलब है बच्चा क्या नहीं फॉलो करा, W5। और याद रखना बेटा, जिसकी W3 ख़राब होती है ना तो उसका W5 भी ख़राब होता है, बात सीधी सी है। और जिसकी W3 सही है उसका W5 भी ठीक होता है। वो W4 में भी बेहतर हो रहा होता है अगर वो बहुत अच्छा नहीं होता। हाँ, वो W2 को समझ रहा होता है, फॉलो कर रहा होता है, और W1 को भी वो कहीं ना कहीं अच्छी तरह से फॉलो कर रहा होता है। तो आहिस्ता 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 बच्चा क्या होता है, ग्रो कर रहा होता है। इसीलिए अब नेक्स्ट टाइम आपने खुद जब अपने आप को सेल्फ एसेस करना है, अपने आप को कंटेंट को खुद पढ़ो और देखो कि मैं कौन कौन से W's को फॉलो नहीं कर रहा और कौन कौन से W's हैं जो मेरे प्रॉपरली फॉलो हो रहे हैं। गॉट इट? हैविंग सेड दैट, आई होप कि ये वीडियो बड़ी इफेक्टिव थी बच्चे आपके लिए। यू मस्ट हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम इट। इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करो। वो टीचर्स जो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, जो अपने बच्चों को आगे पढ़ाने जाएंगे, बेटा टीचर्स सॉरी, आप लोग अपने बच्चों को 5W सिखाएं यार स्कूल के अंदर, ताकि उनको समझ में आए और इन्हीं 5Ws के बेस पे आप उनके पेपर्स को चेक करो। तो हैविंग सेड दैट, दिस इज़ डन फॉर नाउ। I have solved questions from the past papers. I have multiple resources for paper 1 as well as paper 2. Solved resources में ये हैं कि मेरे पास जो दो सैम्पल्स मौजूद हैं for every question, 2 samples for report, 2 samples for speech, 2 samples for email, 2 samples for narrative, descriptive. Even I have got the sample for paper 1, comprehension, summary writing, interview-based question, along with the past papers, a number of good past papers. कोई 16 मेरे पास P2 के पड़े हुए हैं, tropical and past papers, और P1 के भी कोई 13 पड़े हुए हैं। तो ये तमाम के तमाम resources अगर आपको मिल जाएं तो आपकी तो ज़िंदगी ज़बरदस्त हो जाएगी ना। तो इफ़ यू वांट दीज रिसोर्सेज बच्चे, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द नंबर दैट आई एम गोइंग टू शेयर यू ऑन द स्क्रीन। आप इसको देख लो, मुझे नंबर कॉन्टैक्ट कर लो। दिस इज़ नॉट फ्री, लेकिन ये है कि आई एम नॉट गोइंग टू चार्ज यू अ लॉट, लेकिन देयर आर चार्जेस इन्वॉल्व्ड इन इट बच्चे, बिकॉज आई हैव वर्कड रियली हार्ड फॉर इट। आसान नहीं है ये सारा कंटेंट क्रिएट करना, वो लेवल्स का, बड़ी सालों की मेरी मेहनत है। तो एनी केस इफ़ यू वांट इट तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे। टिल देन अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।